Good evening, everyone. Today we are going to discuss another lecture in economic theory, and its title is Properties of Cobb-Douglas Production Function, and this is part 2. आज जो लेक्चर हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पर है। ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज करके पार्ट 1 आपसे डिस्कस किया था। पार्ट 2 भी मैं तुरंत डाल देता, लेकिन चूंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्ज़ाम लगा 21, 22, 23 को, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो किताबों में कम मिलती थी, ट्रांसेंडेंटल लॉगरिथमिक फंक्शन और एडिंग अ प्रॉब्लम एंड यूलर्स थ्योरम, उसको हमने पहले आपसे डिस्कस किया, क्योंकि वो किताबों में कम जगह पे डिटेल में डिस्कस आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए मैंने उसको पहले कर लिया, क्योंकि आज 21 तारीख था, आज 2 पेपर थे और बाकी कल पेपर हैं और 23 को हैं दो पेपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट 2 आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आसान है, बहुत कठिन नहीं है। एक बार आप देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा ये पार्ट 2 में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे क्योंकि कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आपसे पहले बता चुके हैं, यहाँ पे सीधे प्रॉपर्टीज़ पर हम चलते हैं कि जो अल्फ़ा और बीटा है, जिन्हें हम आउटपुट इलास्टिसिटीज़ कहते हैं कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, उनका जो रेशियो है अल्फ़ा बाई बीटा, वो फैक्टर इंटेंसिटी को बताता है। फैक्टर इंटेंसिटी मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अधिक लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है। तो यहाँ पे अल्फ़ा बाई बीटा का रेशियो जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर टू आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, ईटा एल अपॉन ईटा के लिखा हुआ है। ये दोनों ही सिंबल, ईटा एल आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है और ईटा के आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है। अगर इसका ये रेशियो की वैल्यू यानी अल्फ़ा बाई बीटा की वैल्यू 1 से अधिक है, इसका मतलब है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। और आउटपुट इलास्टिसिटी अगर लेबर की अधिक है, इसका मतलब है कि हम लेबर जब बढ़ाते हैं तो आउटपुट का रिस्पांस अधिक है एज कंपेयर टू जब हम कैपिटल बढ़ाते हैं और आउटपुट का रिस्पांस देखते हैं। तो इसका मतलब है लेबर बढ़ाने से आउटपुट का रिस्पांस चूँकि ज़्यादा है, इसलिए हम इसे लेबर यूजिंग या लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस कहेंगे। तो अगर अल्फ़ा बाई बीटा 1 से अधिक है, इट इज़ लेबर यूजिंग और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस, और 1 से कम है तो कैपिटल इंटेंसिव लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस है। तो ये पहली प्रॉपर्टी कि इसका रेशियो अल्फ़ा बाई बीटा का क्या बताता है, ये फैक्टर इंटेंसिटी को बताता। दूसरा है कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनस एंड डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज अल्फ़ा प्लस बीटा। तो होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन है और इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी अल्फ़ा प्लस बीटा है। पहले ये जान लें कि होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। वैसे आपको हमने लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताया था। यहाँ पे एक जनरल होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे एक जनरल होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ लिखा होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन इज 1, कि होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन वो एक फंक्शन है इन विच आउटपुट चेंजेस, ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा, इन विच आउटपुट चेंजेस इन सम प्रपोर्शन टू चेंज इन इनपुट्स प्रोवाइडेड इनपुट्स आर चेंज बाय अ कॉमन मल्टीपल। कि जब हम इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन में चेंज करते हैं तो आउटपुट जो है वो उसके कुछ अनुपात में बदलेगा अगर, तो हम उसे होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको हम सेम प्रपोर्शन से चेंज करते हैं, कॉमन मल्टीपल से चेंज करते हैं। अगर लेबर को हम लैम्डा टाइम्स बढ़ा रहे हैं, कैपिटल भी लैम्डा टाइम्स बढ़ेगा। और अगर आउटपुट इंक्रीजेज इन सम प्रपोर्शन टू चेंज इन इनपुट्स, तो हम उसको फिर बोलते हैं कि होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन है। यानी जब लेबर कैपिटल को आप लैम्डा टाइम्स बढ़ाएंगे और वो लैम्डा आप राइट हैंड साइड पे कॉमन ले लें, उस फंक्शन के बाहर ले सकें, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्शन फंक्शन होमोजेनस है। यहाँ नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट प्रोडक्शन फंक्शन y इक्वल टू एफ एल के, ये प्रोडक्शन फंक्शन है, मल्टीप्लाइंग इनपुट बाय लैम्डा टाइम्स।
दोनों इनपुट्स को हमने लैम्डा टाइम्स बढ़ाया है, लेबर को लैम्डा टाइम्स बढ़ाया और कैपिटल को भी लैम्डा टाइम्स बढ़ाया। अब चूंकि ये फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये लीनियर है या नॉन लीनियर हमें पता नहीं है, होमोजीनस दोनों तरह का हो सकता है। तो इसलिए जब हम लैम्डा फंक्शन के बाहर ले रहे हैं तो लैम्डा की पावर n लगा दिया है। अगर ये फंक्शन लीनियर होगा तो n 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर ये नॉन लीनियर होगा तो ये n की पावर बढ़ जाएगी या घट जाएगी अकॉर्डिंगली। तो n डिग्री ऑफ होमोजेनिटी को बताता है। तो जब आप लैम्डा टाइम लेबर कैपिटल बढ़ा रहे तो आउटपुट भी बढ़ेगा, y नहीं रहेगा, y स्टार हो जाएगा, तो इसीलिए y स्टार लिखा हुआ है। और y स्टार इक्वल टू लैम्डा टाइम्स n FLK, हमने लैम्डा बाहर कॉमन ले लिया। तो जो भी होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें लैम्डा को आप बाहर कॉमन जरूर ले सकें, और अगर कॉमन नहीं आ रहा तो वो होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है। और जो पावर n है वो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी को बताता है। ये होमोजीनस फंक्शन से ही होमोथेटिक हम डिफाइन करेंगे, तो हाँ धीरे धीरे हम उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए कि अगर n की वैल्यू 1 है तो वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल शो करेगा, यानी लीनियर होमोजीनस हो जाएगा, जो हम पहले आपको बता चुके हैं यूलर्स थ्योरम में। n अगर 1 से अधिक है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल शो करेगा, होमोजीनस है मगर नॉन लीनियर है। n लेस देन 1 है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल शो करेगा। होमोजीनस है मगर जो है ये भी नॉन लीनियर है। तो केवल एक लीनियर है जब n 1 के बराबर होगा। अब इसका डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है आइसोक्लाइन का। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ आइसोक्लाइन, और वो कंसेप्ट समझना जरूरी है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि हम इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन में चेंज करेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आप देख सकते हैं, जब आप पॉइंट ए पर हैं तो लेबर आप OL यूज कर रहे हैं, कैपिटल OK यूज कर रहे हैं। जब आप बी पर हैं तो लेबर 2L और कैपिटल 2K, और जब सी पर हैं 3L और 3K। आउटपुट Y स्टार और Y डबल स्टार है। तो लेबर को आप और कैपिटल को सेम प्रपोर्शन में तभी बढ़ा सकते हैं जब ABC को अगर हम जोड़ दें और उस लाइन को एक्सटेंड करें, वो लाइन ओरिजिन से जाए। ये बात ध्यान रखिएगा कि हम इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन में तभी बढ़ा सकते हैं जब हम पॉइंट इन ABC को जोड़ें और इससे जो गुजरने वाली लाइन है वो ओरिजिन से जाए, यानी पॉइंट O से जाए। तो OP जो है वो प्रोडक्शन पाथ कहलाता है, और ये प्रोडक्शन पाथ ABC से होके जा रहा है और ये लाइन ओरिजिन से जा रही है। तो ऐसी लाइन जो ओरिजिन से जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप जितने से लेबर बढ़ाएंगे उतने से कैपिटल बढ़ जाएगा, जितने से आप लेबर बढ़ाएंगे उतने से कैपिटल बढ़ेगा। आउटपुट विल इंक्रीज इन सम प्रोपोर्शन टू चेंज इन इनपुट्स, वो उस अनुपात में भी बढ़ सकता है, उससे कम भी बढ़ सकता है, उससे घट भी सकता है। तो वो तीनों परिस्थितियां बता दी। अगर उसी अनुपात में बढ़ेगा तो कांस्टेंट रिटर्न्स, ग्रेटर अनुपात में बढ़ता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लेसर प्रोपोर्शन में बढ़ेगा तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स। तो ये जो लाइन है OP जो ओरिजिन से जा रही है, जिसपे हम इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में चेंज कर रहे हैं, वो लाइन जो है उसे हम एक्सपेंशन पाथ या प्रोडक्शन पाथ कहते हैं। और इस प्रोडक्शन पाथ पे जो स्लोप है आइसोक्वेंट का, चाहे A पे हो, B पे हो, C पे हो, वो सेम है। आइसोक्वेंट आप पढ़ चुके हैं, आइसोक्वेंट पहले हमने थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ। अब इसका स्लोप क्या बताता है? इसका स्लोप MRTS बताता, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, और ये रेशियो है MPL अपॉन MPK के, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। आप A पे ले ले, B पे ले ले, C पे ले लें। अब कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अल्फा Y/L है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं।
जो हमने पहला कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज पे वीडियो बनाया। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इसी तरह बीटा वाई बाई के, वाई बाई कट जाएगा, अल्फा बाई बीटा के बाई एल आ जाएगा। ए पर भी वही स्लोप है, बी पे भी वही स्लोप है और सी पे भी, यहाँ निकाल के हमने दिखा दिया। आप 2 कट जाएगा बी पे, सी पे 3 कट जाएगा, स्लोप सेम रहेगा। इसीलिए लास्ट में लिखा है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनस इफ it could be represented by a line or by an expansion path which passes from origin, then it is called as isocline, because on this isocline slope of isoquants remain constant. यही चीज यहाँ लिखी है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनस लाइक सी डी, जो लाइन बनाई है, देन स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द रे ओ पी, जो स्लोप है इज सेम एंड रे ओपी इज टर्म्ड एज आइसोक्लाइन। यानी जो लाइन हमने ओरिजिन से बनाई है ओपी, उसके हर पॉइंट पे एमआरटीएस की वैल्यू सेम है, अल्फा बाई बीटा के बाई एल, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन केस में हमने बताया। तो ऐसी लाइन जिसपे एमआरटीएस कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोक्लाइन कहते हैं। आइसोक्लाइन इज द लाइन along which the slope of isoquants remain constant। और इस आइसोक्लाइन का महत्व आगे होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन में भी हमें दिखाई देगा। यहां लिखा हुआ आइसोक्लाइन इज अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट ईच पॉइंट ऑफ विच एमआरटीएस रिमेन कांस्टेंट, कि आइसोक्लाइन वो लाइन है जो ओरिजिन से शुरू होगी और ऑटोमेटिकली उस पर एमआरटीएस कांस्टेंट रहेगा। एंड एक्सपेंशन पाथ ऑफ ऑल होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय आइसोक्लाइन। जितने भी होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन हैं उनके लिए आइसोक्लाइन लीनियर रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, और इस पर हर पॉइंट पे स्लोप एमआरटीएस सेम रहेगा आइसोक्वेंट्स का। और दिस इज ट्रू फॉर होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन, कि जो आइसोक्लाइन है वो ओरिजिन से जाएगी, होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन में भी यही रहता है। अब थोड़ा सा बता दें होमोथेटिक और होमोजेनस में फ़र्क क्या है। यहाँ लिखा हुआ होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन आर नॉन होमोजेनस, वो होमोजेनस नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें हम लैम्डा से इनपुट्स तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन हम लैम्डा को कॉमन नहीं बाहर ले पाते, ऐसा कॉमन फैक्टर। तो होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन आर नॉन होमोजेनस बट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइसोक्लाइन। नॉन होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन को हम आइसोक्लाइन से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन नॉन होमोजेनस में एक कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, नॉन होमोजेनस में एक कैटेगरी है, उसे होमोथेटिक कहते हैं। क्यों होमोथेटिक कहते हैं? क्योंकि उसको भी हम आइसोक्लाइन के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस प्रोडक्शन फंक्शन को। अभी हम एग्जांपल भी देके आपको समझाएंगे। यहां लिखा सिंस आइसोक्लाइन रिप्रेजेंट होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन इट इंप्लाइज दैट होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन सारे आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं। अगर हम होमोथेटिक को भी आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि होमोथेटिक जो है वो कहीं ना कहीं या किसी ना किसी रूप में होमोजेनस का ही ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। क्योंकि होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन को वी रिप्रेजेंट बाय आइसोक्लाइन, और जब हम आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो होमोथेटिक भी है उसको भी हम आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन आर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन, उसके ही का ट्रांसफॉर्मेशन रूप है, ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, कुछ और नहीं है। अब होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन यहां डिफाइन किया गया है, ऊपर लिखा होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनिक यानी यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन
ऑफ ए लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ एग्जांपल दिया है y इक्वल टू 2l प्लस 3k प्लस 5। अब यहाँ अगर लेबर कैपिटल को आप लैम्डा टाइम्स बढ़ाएंगे तो राइट हैंड साइड पे आप लैम्डा बाहर कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे फंक्शन में हमने दिखाया था, जब लैम्डा टाइम्स बढ़ाते हैं तो लैम्डा फंक्शन के बाहर निकल आता है, लैम्डा की पावर है। लेकिन ये लीनियर है, मगर यहाँ लैम्डा कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि 5 लगा हुआ है। 5 ना होता तो हम लैम्डा कॉमन ले लेते। अब इसको जरा ट्रांसफॉर्म कर दें। हमने लिखा y इक्वल टू जेड प्लस 5। अब z इक्वल टू 2l प्लस 3k है। अब ये 2l प्लस 3k ये होमोजीनस है। अगर आप l को लैम्डा बढ़ा से गुणा कर दें और k को लैम्डा से, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, अंदर 2l प्लस 3k बचेगा। तो इस होमोजीनस ऑफ डिग्री 1 लिखा हुआ। अब हेंस y इक्वल टू z प्लस 5, y z प्लस 5 के बराबर है, और ये होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन है क्योंकि होमोजीनस का ही ट्रांसफॉर्म रूप है। यानी आप z को रिप्रेजेंट कर लीजिए और वो आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट होगा क्योंकि होमोजीनस है। लेकिन जब आप आइसोक्वेंट बनाएंगे तो अगर आप लेबर OL लेबर ओके कैपिटल ले रहे हैं और 10 यूनिट्स है, और जब 2L और 2K लेंगे तो आउटपुट 20 नहीं हो जाएगा, 20 प्लस 5, 25 यूनिट्स। यानी उसी आइसोक्लाइन पे जो आइसोक्वेंट बनेगा वो थोड़ा ऊपर बनेगा। तो यानी होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन नॉन होमोजीनस होता है, लेकिन वो नॉन होमोजीनस की एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसलिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि वो होमोजीनस का ही ट्रांसफॉर्म्ड रूप है। कहीं ना कहीं उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे यहाँ एग्जांपल है y इक्वल टू 2l प्लस 3k प्लस 5। आप 2l प्लस 3k को z मान लीजिए, और z जो है होमोजीनस है, और आपका फाइनल जो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू z प्लस 5, ये होमोथेटिक है क्योंकि इट इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे लिखा हुआ देयर प्रोडक्ट लाइंस या एक्सपेंशन पाथ आर ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोक्लाइंस बिकॉज MRTS उस पर कांस्टेंट रहता है। क्योंकि 5 कांस्टेंट है और उससे कोई मतलब नहीं है, और इसके हर पॉइंट पे MRTS की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हेंस आर टर्म्ड एज होमोथेटिक। तो इसलिए इसको होमोथेटिक कहते हैं। तो होमोथेटिक भी हम आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होमोजीनस तो करते ही करते हैं। अब यहाँ पे अगला कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, जिसको हम पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। इसको हिग्स ने डिफाइन किया था सबसे पहले 1932 में, उनकी किताब थी थ्योरी ऑफ वेजेस। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल लेबर रेशियो एंड MRTS विद होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन एट्स बेसिस। इसका जो आधार है वो होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन है, क्योंकि होमोथेटिक प्रोडक्शन फंक्शन को हम आइसोक्लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके हर पॉइंट पे MRTS कांस्टेंट रहता है। और MRTS कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि हम उसको डेल्टा K बाई डेल्टा L नहीं बल्कि कैपिटल लेबर रेशियो से इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे आप पॉइंट A ले लीजिए, A पॉइंट पे अगर आप वो रे का आइसोक्वेंट का स्लोप निकालेंगे तो MRTS की वैल्यू कैपिटल लेबर रेशियो पे है। अगर B पे निकालेंगे, लीनियर होमोजीनस आपका है, तो 2k बाई 2l, 2 कट जाएगा k बाई l, और C पे निकालेंगे 3k बाई 3l आ जाएंगे। तो कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट है, हमने कॉप डगलस में भी बताया था, अल्फा बाई बीटा k बाई l है हर पॉइंट पे। तो यानी MRTS को आप सिंपली एक कैपिटल लेबर रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। MRTS डिपेंड्स ऑन दिस रेशियो। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, इसके दोनों तरफ लॉग ले लें, तो d log MRTS इक्वल टू d log k बाई l। लॉग ले लें और डिफ्रेंशिएट कर लें। अगर आप अल्फा बाई बीटा लेंगे तो log अल्फा बाई बीटा आएगा, लेकिन उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो d log MRTS इक्वल टू d log k बाई l हो जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कॉप डगलस के केस में हमने बताया था कि MRTS की वैल्यू अल्फा बाई बीटा के बाई एल है। तो जब लॉग लेंगे तो लॉग MRTS इक्वल टू लॉग अल्फा बाई बीटा प्लस लॉग के बाई एल, और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अल्फा बाई बीटा 0 हो जाएगा, तो डी लॉग MRTS डी लॉग के बाई एल के बराबर आएगा। दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट a slope of isoquant changes, capital labor ratio also changes। कि जब स्लोप आइसोक्वेंट का बदलेगा तो कैपिटल लेबर रेशियो की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि आइसोक्वेंट कॉन्वेक्स टाइप होते हैं। और ये जो रेशियो है डी लॉग के बाई एल डिवाइडेड बाई डी लॉग MRTS, यानी परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो टू परसेंटेज चेंज इन MRTS, इसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। डी लॉग के बाई एल का मतलब है परसेंटेज चेंज इन कैपिटल लेबर रेशियो डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन MRTS, तो इसी को हम परसेंटेज चेंज इन MRTS कहते हैं। अब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हमने बताया इसकी वैल्यू यूनिटी होती है। इन केस ऑफ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज 1 या यूनिटी। अब इसका प्रूफ यहाँ दिया है कि y इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। अब यहाँ लॉग ले लीजिए, लॉग y इक्वल टू लॉग ए प्लस अल्फा लॉग एल प्लस बीटा लॉग के, ln नेचुरल लॉग है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू अल्फा बाई एल डी एल प्लस बीटा बाई के डी के, ये डिफ्रेंशिएट करके मिलेगा। अब माइनस डी के बाई डी एल की वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा बाई बीटा के बाई एल, 1 अपॉन वाई डी वाई 0 हो जाएगा, क्योंकि अलॉन्ग वन आइसोक्वेंट जब आप स्लोप निकाल रहे हैं तो आउटपुट डजंट चेंज, आउटपुट इज फिक्स्ड अलॉन्ग एन आइसोक्वेंट, तो इसलिए डी वाई 0 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 हो जाएगा। और वहाँ जब 0 रखेंगे तो माइनस डी के बाई डी एल की वैल्यू आपको दे देगा अल्फा बाई बीटा के बाई एल। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 0 रखना है, और 0 इसलिए रखना है क्योंकि अलॉन्ग एन आइसोक्वेंट चेंज इन आउटपुट इज 0। अब फिर लॉग ले लीजिए, लॉग MRTS इक्वल टू लॉग अल्फा बाई बीटा प्लस लॉग के बाई एल, फिर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी लॉग MRTS। अब डी लॉग अल्फा बाई बीटा देखिए यहाँ 0 है, और डी इक्वल टू डी लॉग के बाई एल। अब डी लॉग के बाई एल डिवाइडेड बाई डी लॉग MRTS, ये 1 के बराबर आ जाएगा। MRTS को नीचे ले आइए। तो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 के बराबर रहती है, और जब इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 है तो वैसे तो आइसोक्वेंट हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 होती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 रहती है, इसलिए आइसोक्वेंट दो रिज लाइन के बीच ही इफेक्टिव है कॉन्वेक्सिटी उसकी, और जो कि कॉन्वेक्सिटी उसकी दो रिज लाइंस के बीच इफेक्टिव है, इसलिए उसको हम ये कहते हैं कि कभी किताबों में मैंने लिखा नहीं देखा कि इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कहेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वो कर्व होता है जो एक्सिस के करीब आता है और एसिम्प्टोटिक रहता है, इट डजंट टच द एक्सिस। लेकिन चूंकि इसकी कॉन्वेक्सिटी लिमिटेड है बिटवीन टू रिज लाइंस, और इसलिए हम इसको वी डू नॉट कॉल इट एज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आइसोक्वेंट। अब इसका ये 5th पॉइंट है प्रॉपर्टी का, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अंडर CRS मतलब लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन सेटिस्फाई यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर स्विस मैथमेटिशियन, और उनका नाम था लियोनार्ड यूलर। 1707 से 1783 तक वो जिंदा रहे, और यूलर थ्योरम स्टेट करती कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्जिनल प्रोडक्ट, कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पे करते हैं देन टोटल आउटपुट वुड बी एग्जॉस्टेड। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। यहाँ दिया y इक्वल टू एल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल प्लस के डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। क्यू यहाँ आउटपुट के लिए है, यानी क्यू की जगह आप y लिख लीजिए, डेल्टा y बाई डेल्टा एल
प्लस के डेल्टा वाई बाई डेल्टा के। क्यू यहाँ वाई के बराबर है, तो वो मैंने क्यू लिखा हुआ है, लेकिन इट शुड बी वाई बेसिकली, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल, क्योंकि क्यू आउटपुट है और वाई भी आउटपुट है। यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड पे वाई आउटपुट का सिंबल ले रखा है, तो इट शुड बी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा के। अब कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, उसकी वैल्यू है अल्फा वाई बाई एल। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल डेल्टा वाई बाई डेल्टा के है, बीटा वाई बाई के उसकी वैल्यू है कॉफ डगलस में। ये वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो एल एल कट जाएगा, आपको मिलेगा वाई इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। क्यू की जगह वाई जरूर कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा क्योंकि लीनियर होमोजीनियस है, ये 1 के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से पे करेंगे तो टोटल आउटपुट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू फैक्टर्स, यानी वुड बी एग्जॉस्टेड, बचेगा नहीं कुछ। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी में यूलर्स थ्योरम का एप्लीकेशन है, वहाँ हमने बहुत डिटेल में यूलर्स थ्योरम को डिस्कस किया है। अब ये एक लास्ट प्रॉपर्टी है कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी लीनियर होमोजीनियस के केस में, इज अ वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन। कि वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि तो पहले ये जान लें कि वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। ये भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन वेल बिहेव्ड होगा अगर वो 3 प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। 3 इट कैन बी, पहली है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, और वो सिंगल वेरिएबल कैपिटल लेबर रेशियो हो सकता है। हमने वो बात आपको यूलर्स थ्योरम में बताई थी। तो पहली प्रॉपर्टी इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। दूसरा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव उसका नेगेटिव होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव। तीसरी कंडीशन है कि जो सिंगल वेरिएबल है, मान लीजिए स्मॉल के है, कैपिटल लेबर रेशियो को स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एस के टेंड टू जीरो, यानी वो रेशियो अगर जीरो को टेंड करेगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, और अगर के इन्फिनिटी को टेंड करेगा यानी कैपिटल लेबर रेशियो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो को टेंड करेगा। तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अगर लीनियर होमोजीनियस है तो अब हम उस लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ लिखा y इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर 1 माइनस अल्फा। अब हमने l से डिवाइड कर दिया, तो y बाई एल लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे a जब l से डिवाइड करेंगे l की पावर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा और k की पावर 1 माइनस अल्फा है। l को नीचे ले जाइए तो k बाई एल की पावर 1 माइनस अल्फा आप लिख सकते हैं। k बाई एल को स्मॉल k से रिप्रेजेंट कर दीजिए, y बाई एल को स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर दीजिए, यानी आउटपुट पर वर्कर इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर रेशियो। स्मॉल k कैपिटल लेबर रेशियो, स्मॉल y आउटपुट पर वर्कर है। यह लिखा हुआ है कि स्मॉल y y बाई एल यानी आउटपुट पर वर्कर, स्मॉल k कैपिटल लेबर रेशियो है। तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि अगर लीनियर होमोजीनियस कॉफ डगलस है या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बता रहा, तो हम उसे सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लें एफ डैश के डेल्टा वाई बाई डेल्टा स्मॉल के, तो ये मिलेगा ए 1 माइनस अल्फा अपॉन के टू द पावर अल्फा, के टू द पावर अल्फा, ये इसका मिलेगा, क्योंकि के बाई एल जो है 1 माइनस अल्फा के बराबर था। तो माइनस 1 1 कट जाएगा जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस अल्फा का मतलब हुआ के की पावर माइनस अल्फा, वो नीचे आ जाएगा तो के की पावर अल्फा हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश के या डेल्टा 2y बाई डेल्टा के स्क्वायर माइनस ए अल्फा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय के की पावर 1 प्लस अल्फा, क्योंकि अब माइनस अल्फा ऊपर जाएगा -1, तो जब नीचे लाएंगे तो के की पावर 1 प्लस अल्फा।
सेकंड डेरिवेटिव अब नेगेटिव है, तो सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब तीसरी है कि एस के टेंड टू जीरो, के डिनोमिनेटर में है, तो एफ डैश के यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेंड इन्फिनिटी, या वाइस वर्सा ले लिए, के अगर इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो एफ डैश के जीरो को टेंड करेगा। तो ऑल थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन आर सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजेनस। ये लीनियर होमोजेनस के केस में है। हेंस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल इज अ वेल बिहेव्ड, एक वेल बिहेव्ड प्रोडक्शन फंक्शन है। ये लास्ट प्रॉपर्टी, आइसोक्वेंट ट्रेस बाय कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये सेवेंथ प्रॉपर्टी है, आइसोक्वेंट ट्रेस बाय कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन आर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। अब कॉन्वेक्सिटी का यहां देखिएगा कि कॉन्वेक्सिटी के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम आइए आपसे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट हैं, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे हैं। पहली चीज़ है कि आइसोक्वेंट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है पहला डेरिवेटिव नेगेटिव है, और कॉन्वेक्सिटी के लिए क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसलिए जब फर्स्ट का हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो भी माइनस आएगा। तो यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप बताएगा आइसोक्वेंट का, यानी वो स्लोप में जब सेकंड डेरिवेटिव हम ले रहे हैं तो वो भी नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब है कि स्लोप घट रहा है, एमआरटीएस डिक्लाइन कर रहा है। तो ये यहाँ पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि स्लोप तेजी से घट रहा, सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, और उसका जब हम लेंगे डिफरेंशिएशन वो भी नेगेटिव आएगा, यानी माइनस और माइनस तब प्लस होगा। तो यानी जो स्लोप है वो डिक्लाइन कर रहा है, उसकी गति धीरी है, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, और दोनों जब माइनस माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो कॉन्वेक्सिटी के लिए ये ज़रूरी है सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, लेकिन यहाँ इंटरप्रिटेशन उसका इंपॉर्टेंट है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी नेगेटिव है और दोनों मिल के प्लस हो रहा, यानी स्लोप डिक्लाइन कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव के हिसाब से, लेकिन उसकी गति धीरी होती जा रही है। तो स्लोप आइए ले लें एम पी एल अपॉन एम पी के, तो माइनस डी के बाई डी एल इक्वल टू एल्फा बाई बीटा के बाई एल, यानी डी के बाई डी एल माइनस साइन एल्फा बाई बीटा के बाई एल आ जाएगा, क्योंकि स्लोप आइसोक्वेंट का माइनस डी के बाई डी एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव हमने लिया है, तो डी टू के बाई डी एल स्क्वायर वो फिर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा बाई बीटा, क्योंकि एल के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -2 हो जाएगा, एल की पावर -1 हो जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा के बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, के बाई एल स्क्वायर। तो दस फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो सेकंड डेरिवेटिव भी नेगेटिव है, लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो रहा। तो ये कंडीशन है कॉन्वेक्सिटी के लिए कि फर्स्ट अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। लेकिन पॉजिटिव का यहाँ अर्थ ये है कि सेकंड जो स्लोप है इट इज़ डिक्लाइनिंग स्लोली, तेजी से नहीं गिर रहा। Hence, isoquant traced by Cobb-Douglas production function are downward sloping and convex to origin. Downward sloping है और convex to origin है। और ये 7 प्रॉपर्टीज थी जो रह गई थी, और ये हमने यहाँ पूरी कर दी हैं। इसको आप लेक्चर को देखिएगा और अपने नोट्स बना लीजिए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी, और कोई डाउट रहे आप पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई बड़ा एग्ज़ाम पास करना है रिज़र्व बैंक का या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का, तो आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे वीडियो लेक्चर्स को देख के, और जब आप लिख के पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा, और इन लेक्चर्स की तब आपको वैल्यू पता चलेगी। ओरिजिनल लेक्चर्स हैं, बहुत किताबों को कंसल्ट करने के बाद बनाए गए हैं,
और कठिन है, आसान नहीं है, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया में उनके लिए ये बहुत एक वैल्यूएबल इनपुट है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये नोट्स कहीं ना कहीं आपकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी बड़े एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें, जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज है या रिज़र्व बैंक है, तो मदद ज़रूर करेगा। तो थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू। अपना फीडबैक हो सके तो दे दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।